नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। आज हम बात करेंगे अलकायदा की संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा की नजर कश्मीर पर है। आतंकी संगठन अलकायदा जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश और म्यांमार में अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो आतंकी ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। यूएन की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। इसके लिए संगठन अफगानिस्तान में तालिबान से रिश्ते बेहतर करने पर फोकस कर रहा है। अलकायदा और इस्लामिक स्टेट के ऑपरेशंस पर नजर रखने वाली यूएनएससी की टीम ने ये रिपोर्ट जारी की है और उसके मुताबिक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलकायदा के एक संगठन AQIS यानी अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के 200 लड़ाके मौजूद हैं। इनका लीडर आतंकी ओसामा महमूद है। वहीं अफगानिस्तान में संगठन के 400 लड़ाके हैं। यूएन के एक मेंबर स्टेट ने दावा किया है कि AQIS क्षेत्र में आईसिस के खोरासान प्रोविंस से जुड़ने के लिए भी तैयार है। वहीं एक स्टेट ने यह भी दावा किया कि ये संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान में शामिल होकर तालिबान का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक AQIS लगातार TTP को पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा आतंकी हमले करने और मदद करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ आईसिल के से जुड़े करीब 6000 आतंकी और उनके परिजन अफगानिस्तान में हैं। ये लगातार अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं। अलकायदा और आईसिल को मिलाकर अफगानिस्तान में कुल 20 आतंकी संगठन सक्रिय होने का अनुमान है। इनका लक्ष्य मौका मिलते ही नए क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाना है। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने वाले तालिबान और अलकायदा के बीच संबंध अब गहरे हैं। हालांकि यूएन रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा अफगानिस्तान में गुप्त रूप से काम करता है, जिससे तालिबान पर यह आरोप ना लग सके कि वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में कर रहा है। इससे दुनिया में उसे अफगानिस्तान की सरकार के तौर पर मंजूरी मिलने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि AQIS की शुरुआत 2014 में पूर्व अलकायदा चीफ अयमान अल जवाहिरी ने की थी। पाकिस्तान मूल का असीम उमर इसका शुरुआती सदस्य था। तब अल जवाहिरी की तरफ से एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों की बात कही थी। तो अब अलकायदा की कश्मीर पर नजर है। नेटवर्क बढ़ाने की फिराक में लगा हुआ है अलकायदा, क्योंकि अलकायदा को अब मौका नहीं दिया जा रहा है, या यूं कहा जाए कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से अलकायदा उस हिसाब से अपनी गतिविधियों को, अपने प्रोपेगेंडे को, अपने आतंकवाद को नहीं फैला पा रहा है, जिस हिसाब से वो पाकिस्तान आईसिस के साथ मिलकर पहले किया करता था। कश्मीर की घाटी में रह रहे लोगों को भड़काता था और जिहाद करने के लिए मजबूर करता था। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे कि अलकायदा की नजर कश्मीर पर बनी हुई है और इसका क्या मकसद है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। जितेंद्र ओझा जी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। दिनेश शर्मा पूर्व IPS हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत जितेंद्र जी आपके साथ करते हैं। ये तो खबरें आई रही हैं कि अलकायदा का जो संगठन है AQIS, जिसे अलकायदा का संगठन कहा जाता है, वो अब उसे मजबूत करने में जुटा है। लेकिन यूएन की तरफ से जो खुलासा हुआ है, जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से अलकायदा का जो खतरा है फिलहाल अभी टला नहीं है और अलकायदा की जो नजरें हैं वो कश्मीर पर ही गढ़ी हुई हैं। देखिए, कोई भी ऐसी बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो ही नहीं सकती है जिसको कहीं न कहीं से किसी न किसी सरकार की पेट्रोनिश नहीं हो। तो जो भी अलकायदा के रेमिनेंट्स हैं, इनको टर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोगान, वो उन्हें पेट्रोनिश दे रहे हैं और इनका इस्तेमाल हो रहा है एक तरीके से डिनायबल वॉर के रूप में। ये वॉर तो करें इनके जरिए और किसी न किसी देश के जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करें, कुछ करें और किसी पे चार्ज नहीं लगे। तो देखिए, जब हम जियो पॉलिटिक्स या जियो स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो हम 1 2 नहीं 5 6 7 स्टेप चेस की तरह से सोचते हैं कि क्या हो सकता है और उसके बाद कैपेसिटी बिल्ड करते हैं।
तो ये जो आप बात कह रही हैं कि देखिए तालिबान लोग कुछ भी कहें, मेरी कुछ दिन पहले भी बातचीत हो रही है, लोग कह रहे हैं कि नहीं तालिबान जो है आईसीस के कुछ इसके साथ जो है उनको स्पेस डिनाई कर रहा है। मेरा मानना है कि तालिबान का जो एरिया है अफगानिस्तान को, उसको गवर्न कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है और वहां पे स्पेस है कि अलकायदा की एलिमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं और इनको पेट्रोनेज मिलेगी। ऑफकोर्स पाकिस्तान के डीप स्टेट के लोग कहते हैं कि इसका कोई लेना देना नहीं है। मेरी असेसमेंट यह है कि पाकिस्तान की डीप स्टेट की एक तरीके से सारे लोगों के साथ कोई न कोई इंटरफेस है, कोई न कोई नहीं है, तो वो कश्मीर पे कभी भी शांति से बैठना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से करें और उस पाकिस्तान की वजह है क्योंकि अगर ये करते हैं तो पाकिस्तानी मिलिट्री की रेलेवेंस बनी रहती है पाकिस्तान के भीतर, पाकिस्तानी मिलिट्री का एक दबदबा या एक इंप्रेशन बना रहता है इंटरनेशनली, और दूसरा भारत के साथ जो है दुश्मनी एकमात्र वजह है जो पाकिस्तान को यूनाइट करके रखा हुआ है, तो वो करेंगे। और उसके लार्जर एम्बिट को अगर देखें कि इस लार्जर एम्बिट को कौन कहां से इनडायरेक्ट पेट्रोनेज मिल रही है। चाइना अपने देश में तो इस्लामिक रेडिकलिज्म को खत्म कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि इन तमाम इस्लामिक ग्रुप्स को, खासकर तो मर्सनरी हो गए हैं, उसको इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से भारत में दिक्कत पैदा की जाए ताकि भारत की इंप्रेशन खराब हो, बिना कुछ एफर्ट किए हमारे यहाँ पे ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी डिस्टर्ब हो। देखिए इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। मैं बहुत ही आश्वस्त हूँ कि अगर ये 200 लोग आते हैं, पूरे 200 के 200 मारे जाएंगे। कुछ हमारे सरकार इसके बुलेट का ये होगा, दिक्कत ये होगी कि हमारी टेरिटरी पे अगर ये वॉर होता है तो हमें थोड़ा सा कोलेटरल डैमेज जरूर होगा। मैं मानता हूँ कि हमें एक चीज देखना चाहिए कि ये लड़ाई बड़ी पेचीदगी भरी लड़ाई है। अपने ब्यूरोक्रेटिक ढांचे से निकल के बाहर आके हमें कुछ ऐसी कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है कि तमाम इंटरनेशनल नेटवर्क पहुंच कर सकें, तमाम लाइक माइंडेड लोगों को साथ में लेके जिनके गोल और हमारे गोल शांति की तरफ है और डेवलपमेंट की तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल ओझा जी, जिस हिसाब से आपने कहा कि भारत को काफी इस चीजों को लेकर तैयार रहने की जरूरत है, हालांकि पहले से भारत काफी तैयार है। गोपाल सिंह जी, जिस हिसाब से 200 लोगों की भारतीय उपमहाद्वीप में होने की बात की जा रही है, लड़ाके लगे हुए हैं, ऐसे में ये चिंता जताई जा सकती है और ये भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि पूरी हमले की तैयारी हो रही है, इसमें पाकिस्तान कनेक्शन भी अब साथ में आ गया है। ऐसे में क्या आने वाले वक्त में भारत को इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है? सभी को नमन वंदन प्रणाम। देखिए जो आप सवाल कर रही है बहुत बड़ा सवाल है और भारतीय पॉलिटी के लिए, भारत देश के लिए, सेना के लिए ये बहुत एक चैलेंजिंग भी है जी। आप देखिए अलकायदा हो, जब तक कोई भी इंसर्जेंसी या कोई भी मिलिटेंट ग्रुप कहीं भी किसी भी देश के अंदर कोई कार्रवाई करने की कोशिश करता है, उसको कहीं न कहीं से सपोर्ट मिलना जरूरी होता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान उसको अभी तक सपोर्ट करता आया है, अलकायदा हो या एलईटी हो या बाकी आईएसआई के लोग हों या तालिबान हो, ये और या चाइना की तरफ से सपोर्ट मिला हो, वो सारी चीजें चलती आई हैं। और आज आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो शांति का माहौल है, जो यहाँ के लोग भी कुछ सपोर्ट करते थे पहले, वो सारे अभी भारतीय के रूप में अपने आप को मानते हैं, मान रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए लोकल सपोर्ट भी इनकी खत्म हो जाएगी। और ये 200 लड़ाकों की बात कर रहे हैं आप, हमने अंदर जाकर के बालाकोट में मारे, उसके बाद में 7 जो है ठिकानों पर जो मिलिटेंट के ठिकानों पर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक की। और यदि ये सामने आएंगे, एक भी जो यहाँ आएगा वो पहले 72 हुरों के पास जाएगा, उसके बाद में कुछ होगा। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान वैसे ही कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है चारों तरफ। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व गुरु बनने की बात करता है, तीसरी अवस्था जो अर्थव्यवस्था बनने की कोशिश कर रहा है, विश्व के अंदर अपना नाम कमा रहा है, हर क्षेत्र में अग्रणी हो रहा है। तो ये तालिबानी क्या या ये जो आईएसआई के या जिसके भी आप अलकायदा के मिलिटेंट की बात कर रहे हो, ये तो झींगुर के समान है और इनको किस तरीके से यानी उन जगह पहुंचाया जाएगा वो समय ही बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र ओझा जी, जिस हिसाब से लगातार अलकायदा अपनी जो उसके मंसूबे हैं उन्हें कामयाब करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो जो दूसरे पड़ोसी देश हैं भारत के, उनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जांच एजेंसी लगातार धमकियों के बाद भी अलर्ट मोड पर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको लगता है माना जाए कि जिस तरह से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया, उसके बाद से अलकायदा ने ये कहीं ना कहीं कबूल किया, चाहे एक बुरे मन से ही कबूल किया हो, कि भारत को कश्मीर में सफलता मिली है। इससे कहीं वो चिढ़कर तो ये सारे कदम उठाने की तैयारी नहीं कर रहा है।
देखिए, हम अपने घर के डोमेस्टिक मसलों को इनसे अलग रखें। अगर नहीं भी था तो 1980 के दशक में या 90 के दशक में जब ये कश्मीर में मिलिटेंसी आई तो शुरुआत लोकल लोगों से नहीं किया, उसकी काफी 20 साल तैयारी की थी। तब उसके बाद जो है ये मिलिटेंसी कश्मीर में आती है। और शुरू में आपको शायद आप उस वक्त नहीं थी, मैं उस वक्त ऑलरेडी जो है सर्विस में आ चुका था जी। एक यंग ऑफिसर हुआ करता था उसमें। तो उस समय हम लोगों ने देखा कि सोमालिया से लेके कहां से लेके अफगानिस्तान से लेके बहुत सारे जो है ये इस्लामिक टेररिस्ट जिनकी ट्रेनिंग कहीं और हुई थी तो उधर रहे थे। तो एक बात याद रखिए कि हम क्या करें नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ नहीं करें, चुपचाप अपने घर में बैठे रहें, तब भी पाकिस्तान से अटैक होगा। ये हमारे लोगों का मानना है कि कभी न कभी पाकिस्तान से हमारी दोस्ती होगी, वो नहीं होगा जब तक इस्लामिक रेडिकलिज्म का इस सब कॉन्टिनेंट से जो इंडियन सिविलाइजेशनल जोन है वहां से उसका समूल सर्वनाश नहीं कर देते हैं, पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ के नहीं जला के खत्म करते हैं, तब तक हम अपने घर में शांति से नहीं बैठ सकते हैं। देखिए बंबई में अटैक हुआ, वहां के लोगों ने क्या किया था। तो ये जो है दो बातें हैं वक्ता जी, आपने चूंकि मुझे बुलाया है और मैं इस विषय का एक्सपर्ट हूँ और पूरी दुनिया भर में पढ़ाता हूँ, पहले तो अपने यहाँ के अफसरों को मैंने पढ़ाया है और इसमें काम भी किया है। मैं ये कहता हूँ कि दो चीजें हैं, ये रेडिकलिज्म सिर्फ रेडिकलिज्म नहीं है। रेडिकलिज्म इस्लाम में कुछ लोगों की, मैं कहता हूँ कि उनके ब्रेन के कुछ कंपोनेंट ऐसे डैमेज हो चुके हैं, जहां से वो लोग आए हैं अरबिया में या मंगोलिया में, वहां पे एक जेनोफोबिक साइकी जो है उनके जीन्स में रही है, जिसका इस्लाम से वो जब मुसलमान नहीं थे तब भी वो दूसरे नस्ल के लोगों की हत्या करते हैं और शायद उनके जो जीन्स के ये जो पार्ट है ब्रेन के वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के जो ये चालाक लोग हैं, दूसरे लोग भी, पाकिस्तानी नहीं, अमेरिका को हम लोग कहते हैं कि पूरे इस्लामिक रेडिकलिज्म को बीज देने वाले जो है ये अमेरिका के लोग थे, अमेरिका की डीप स्टेट थी। और तीसरा एक पहलू है कि यहाँ पे क्यों होता है, उस पहलू की वजह यह है कि टेररिज्म और ड्रग नार्को टेररिज्म, नार्को ट्रेड हो या फिफाइसियन का ट्रेड हो, हर तरीके का क्राइम एक साथ जाता है। ये टेररिज्म वाले लोग तो एक पहलू पे होते हैं, इनको कोऑर्डिनेट करने का काम इस पूरे ये में पाकिस्तान की डीप स्टेट है जो किसी और के साथ कर रही है। तो ये मल्टीपल एज है कि ऐसा युद्ध है जिस युद्ध में दिखाई कुछ और पड़ता है और उसके कई ये जो है आप समझिए कि टेंटिकल्स कई जगह उसके फैले हुए हैं और इसमें जो है पाकिस्तानी आईएसआई कर रही है। तो इसका आप 370 को भूल जाइए, ये लोग करते ही रहेंगे। जब 370 नहीं था, आप देखिए असैसिन किस शब्द से आता है, हशीशियां। जब उस एरिया में, वेस्ट एशिया के एरिया में ये लोग ड्रग्स खिलाते थे, जब इस्लाम का भी नहीं आया था तब भी कहते थे कि नहीं आप हशीश खाइए और उसके बाद आप जाइएगा जन्नत में तो हुरे मिलेंगी। ये वहां का वेस्ट एशियन एक कॉन्सेप्ट है, आप कुछ करें या नहीं करें ये लोग करेंगे। और भारत और दूसरे जो लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज हैं उनके ऊपर चैलेंज ये आता है कि सिर्फ इन्हीं को नहीं मारे, साथ में ऑर्गेनाइज क्राइम को भी मारे, अपने देश के इंस्टीट्यूशन को सैनिटाइज करें और ये देखें कि आपके देश में जो भी अच्छे थिंकर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, उनको बचा के रखें कि उनके ऊपर ये नहीं जाए। अपने देश में रूल ऑफ लॉ को रखें और बाहर में ये जितनी ऑर्गेनाइज क्राइम के नेटवर्क है उसको आप ध्वस्त करते हैं तो मानवता सुरक्षित होगी, दुनिया भर के लोग सुरक्षित। कायदा की नजर कश्मीर पर गड़ी हुई है और किसी न किसी तरह से वो भारत ही क्या पूरे भारत में ये इस तरीके की हरकतें करके अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहा है, चाहे कश्मीर हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, जिससे कि वो अपने आतंकी ऑपरेशंस को आगे आने वाले वक्त में अंजाम दे सके। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जितेंद्र ओझा जी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े हैं, दिनेश शर्मा पूर्व आईपीएस जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा जी, जम्मू कश्मीर में वैसे तो पहरा अब काफी सख्त हो गया है, लगातार जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहती हैं, पूरी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। ये हम खुद जब जम्मू कश्मीर जाते हैं तो वहां जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं उससे एहसास होता है कि कहीं ना कहीं अब वो पुराना जम्मू कश्मीर नहीं है जो पहले था, उसमें बहुत सुधार हुआ है। लेकिन अभी हाल ही में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर ये इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो बनाया गया है, इसमें 600 कैमरों से ज्यादा कैमरों के साथ सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है, इसकी निगरानी की जाती है, क्या ये अलकायदा पर सख्त पहरा देने के लिए, सख्त नजर रखने के लिए, एक्शन लेने के लिए कारगर साबित हो सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, पहले तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आपने मेरे नाम के नीचे पूर्व आईपीएस लिखा है। जी, पूर्व आईपीएस नहीं हूँ, मैं पूर्व एसीपी हूँ, मैं सेवानिवृत्त एसीपी हूँ दिल्ली पुलिस से। जी बिल्कुल, मैं आपका चेंज करवाना चाहूंगी, पीसीआर से कहूंगी कि आपकी जो डेजिग्नेशन है उसे बिल्कुल ठीक करें और माफी चाहेंगे आपसे। आईपीएस नहीं हूँ, सेवानिवृत्त एसीपी हूँ दिल्ली पुलिस से और मैं लास्ट ईयर ही सेवानिवृत्त हुआ था जनवरी में।
तो आप कृपा करके इसको अपने को इसमें सुधार कर दीजिए जी, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि बिल्कुल 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 हम अनुरोध करते हैं कि आपको जी बिल्कुल हम दिखाया जाए, वो गलत है। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, इसके जो मतलब वो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है, चैनल के लिए भी और मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, बिल्कुल दिनेश जी, हम से सुधार कीजिए बिल्कुल। आप बता दीजिए कि क्या आपको डेजिग्नेशन पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस की बिल्कुल ठीक है, इसे हम सुधरवा देते हैं, माफी चाहेंगे इसके लिए। दिल्ली पुलिस, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि देखिए मैंने कश्मीर को 1986 से देखा, 86 से जी, और मेरा कश्मीर में 1986 में मैं सीआरपीएफ में मैं इनिशियली ज्वाइन किया था सर्विस को। तो मैं 86 में कश्मीर में मुझे मौका मिला कुछ महीने सेवा करने का। तो हम कहते तो हैं कि इंसर्जेंसी 90 के आसपास शुरू हुई, 89 में फर्स्ट शुरू हुई, लेकिन सुखबुगाहट तो जो है ये 85 में ही शुरू हो गई थी। 86 में मैंने उस वक्त भी देखा है कि कश्मीर में तब कश्मीरी पंडित जो थे वो अपने मंदिरों में अपना जश्न नहीं मना पाते थे, अपने उत्सव फेस्टिवल्स पे। वो उस वक्त भी 86 की मैं बता रहा हूँ, मेरी आंखों देखी, उस वक्त वो अपनी भजन कीर्तन नहीं गा सकते थे, अंदर बैठ के जो करते थे वो किसी तरह का कोई बाहर का कोई साउंड सिस्टम नहीं लगा पाते थे। और मेरी तैनाती एक ख्वाजाबाग एक जगह है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। बाई चांस आप लोग चर्चा भी बारामूला की बार बार करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, बारामूला काफी ग्रस्त रहता है ऐसी गतिविधियों से। ख्वाजाबाग एक बड़ी छोटा सा कस्बा है, वहां पर मैं था और एक डॉक्टर ML मोजा हुआ करते थे, उनके घर में मैं कभी रहता था एक किराएदार के रूप में। और उस वक्त काफी मैं मतलब नजर भी रखता था, क्योंकि सीआरपीएफ का वो काम नहीं होता था, लेकिन मेरा शौक था कि गतिविधियों पे मैं वैसे ही नजर रखता था। तो मैं आपको बता दूं कि ये गतिविधियां तो तब से शुरू हो गई थी जी। और अब आपने एक स्पेसिफिक एक विशेष मुझसे सवाल पूछा है कि ये जो सिस्टम अब सरकार ने बनाया है, हाँ, ये कितना कारगर होगा। ये निश्चित रूप से बहुत कारगर होगा। और अभी जो लश्कर तोयबा जो पाकिस्तानी बेस्ड आउटफिट है, उसने जो अपना एक फ्रंट प्रॉक्सी अपना तैयार किया है TRF के नाम से जी। TRF अभी 2019 में एग्जिस्टेंस में आया, मतलब कश्मीर में जब से 370 धारा हटाई गई और कश्मीर का दर्जा हटाया गया, तब से ये प्रॉक्सी एक आया है लश्कर तोयबा का। तो इन्होंने TRF ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई है, या यूं कह सकते हैं कि लश्कर ने TRF के माध्यम से TRF को आगे करके अपनी गतिविधियां कश्मीर में बढ़ाई है। और ये सिस्टम सरकार ने बनाया है, ये जाहिर तौर पर निश्चित तौर पर इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण करने में कारगर होगा। बस इसमें हमको मैनुअल इंटेलिजेंस को भी जोड़ना होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस को भी जोड़ा जाए। ठीक है, कश्मीर के मैनुअल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है सरकार को। बिल्कुल जितेंद्र, इलेक्ट्रॉनिक और ये जो हमारा IT का जो सर्विलेंस है या टेक्नोलॉजी प्लस मैनुअल इंटेलिजेंस दोनों मिल जाएंगे तो और ज्यादा कारगर साबित होगा, ये मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल। जितेंद्र ओझा जी, जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये AQIS है जो अभी तक अलकायदा का हमेशा से ये प्रोपोगेंडा रहा है कि वो युवाओं को भड़काए, ऐसा ही वो भारत में भी करने की सोचता है, लेकिन भारत के युवाओं पर अभी इसका इतना प्रभाव वो नहीं डाल पाया है जितना वो डालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भारत में जो उसकी प्रोपोगेंडा की गतिविधियां हैं, कहीं ना कहीं उसने उन्हें बढ़ाने की कोशिश की और ये बढ़ पाया है। देखिए, सब कुछ होने के बाद दुनिया भर में जब एक्सपर्ट से या स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोगों से मेरी बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें इस बात पे रश्क होता है, कहते हैं वी मार्वल कि किस तरीके से भारत में जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी पढ़ा लिखा मुसलमान है, कुछ दिन पहले कोई पकड़ा गया है पुणे में, कोई डॉक्टर पकड़ा गया है, ये तरह इंसिडेंट होते रहते हैं, लेकिन जितनी बड़ी हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन है एक माइनॉरिटी के रूप में, तो उसमें जो है सबवर्शन अभी भी बहुत कम है। तो देखा जाए कि ISIS में यूरोप से इतने लोग गए, कितने जगह आप देखें कि दूसरे देशों से मालदीव तक से जो जितने लोग गए हैं उनकी भी तादाद बहुत अच्छी रही है। छोटा सा देश है, हमारे जिले से भी कम पॉपुलेशन की, लेकिन भारत से कम रहा है। और कई दफे बहुत सी बातें मुझे मालूम है जो कि मैं कहना नहीं चाहूंगा इस बारे में, कि उनको इस बात से बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी कि क्यों हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं आ रहे हैं। तो ये जो आप कह रही हैं कि इसमें हमें अपनी सिविल सोसाइटी को, अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको
ये करने की जरूरत है। होता क्या है कि जो अच्छे काम होते हैं वो अच्छे काम मीडिया में आ नहीं पाते और कई दफे इतने सेंसिटिव होते हैं कि मीडिया में लाए भी नहीं जाते जी। तो लेकिन हमारी तरफ से जो है जितने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए हैं कि ये रेडिकलिज्म, लोग डी रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं, तो अमेरिका में देखिए कि कितना छोटा सा पॉपुलेशन है मुसलमानों का, उसके हिसाब से इंडोनेशिया में देखिए कि बहुत बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन है लेकिन कोई गैर मुस्लिम बहुत कम है, डोमिनेंट पॉपुलेशन है। लेकिन इतने बड़े पॉपुलेशन होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि जो हमारी सिविल सोसाइटी वो मजबूत है, हमारे बहुत सारे इस्लामिक क्लिनिक्स भी मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आज से 30-40 साल पहले, 35 साल पहले गलती से मैंने साहिर लुधियानवी को पढ़ने के लिए उर्दू सीखने की कोशिश की और दिल्ली के दरियागंज से किताबें मंगवाया और हमें दीनी मदरसे में पढ़ाई जाने वाली किताब मिली और वो किताब जो क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक जो उर्दू पढ़ाई जाती थी, मिलने के बाद उस वक्त हम लोग के दिमाग में बिजली का झटका लगा कि उसमें सीधे सीधे हेट्रेड जो है दिखाया जा रहा था हिंदुओं के लिए जी। तो ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कई जगह से, देवबंद जैसे कर रहा है जिस तरीके से, तो इस चीज पे हमें लगाम लगाने की जरूरत है। आपके किसी किताब में लिखा है तो कही है, लेकिन किसी मनुष्य के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी के खिलाफ आप न तो वायलेंस की प्रीच कर सकते हैं न हेट्रेड प्रीच कर सकते हैं। तो इन तमाम चीजों के प्रेशर्स के बावजूद मैं मानता हूँ आपसे कि हमारी सिविल सोसाइटी और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी उनको दाद देना चाहिए कि वो इससे बचे। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल खास पेशकश पर मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।